लेकिन ईरान किधर है? ईरान किसी खेल में दिखाई नहीं दे रहा, ईरान किसी चीज का हिस्सा नहीं बन रहा। ईरान बहुत मोहतात है और उसको इस बात का अंदाजा है कि उसके ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान की ज्यादा तवज्जो इस बात पे नहीं है कि वो जंग को रोके कैसे, उसकी ज्यादा तवज्जो इस बात पे है कि अगर जंग बढ़ती है तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको लड़ना कैसे है। बहुत बड़ी मिकदार में उसने मिसाइल बनाकर रखे, कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था। बहुत बड़ी तादाद में उसके पास ड्रोन्स हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ईरान का ज्यादा फोकस इस बात पे है कि रशिया के साथ, तुर्की के साथ, सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक हैं उनके साथ और चाइना के साथ उसने अपना रिलेशन कैसे रखना है और उनके साथ किस किस्म का ताल्लुक बनाकर रखना है कि अगर लड़ाई लंबी चलती है तो ईरान सस्टेन कर सके। ये है वो इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ ईरान इस बात से ज्यादा तवज्जो दे रहा है कि मुज़ाकरात में क्या बनता है। और देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से भी जो ताज़ा हमले हुए हैं ईरान पे, बड़े खौफनाक हमले हुए हैं और जवाबी हमले भी ईरान ने किए हैं। लाजमी बात है, जब भी उस पर अटैक होता है वापस अटैक करता है वो तो रुकता नहीं है। तो इराकची ने कहा है, जो अब्बास इराकची हैं वजीर खारजा ईरान के, उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक डेडलाइन दी है मुज़ाकरात के बीच में, ये उसकी वायलेशन है जिस किस्म के हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। और ईरान की जानिब से अभी भी उन 15 नुकात के ऊपर कोई जवाब नहीं आया। मेरे ख्याल में चंद चीजें वो मान सकते हैं, चंद चीजों पे डिबेट हो सकती है और चंद चीजों को वो नहीं मानेंगे। यहां अगर जंगबंदी होती है तो ईरान की टांग ऊपर है, यानी ईरानी खुश रहेंगे कि उन्होंने इस लड़ाई को हारा नहीं है। लेकिन अगर टेबल के ऊपर वो इस लड़ाई को हार गए, बाद वक्त होता है ऐसे है कि जो लड़ाई आप मैदान में जीतते रहे होते हैं वो आप टेबल पे हार जाते हैं। तो ईरान को इस बात की फिक्र करनी पड़ेगी कि जो लड़ाई उन्होंने मैदान में अब तक साबित कदमी के साथ लड़ी है उसको टेबल पे वो कितना अच्छा लड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब क्योंकि गल्फ कंट्रीज का लीडर है तो वो सबकी नुमाइंदगी कर सकता है। तुर्की जो है वो यूरोप के बिल्कुल साथ है, उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हम सब जानते हैं। और मिस्र जो है वो स्वेज कैनाल उसके पास है, जब वहां से जहाज गुजरते हैं तो उनको फायदा होता है, नहीं गुजरते तो नहीं होता। तो अगर रेड सी में प्रॉब्लम आती है या आबनाए हुरमज में प्रॉब्लम आती है या बाब मंदब में आती है तो मिस्र भी मुतासर होता है। तो मिस्र की भी कोशिश है कि किसी तरह यहाँ पे अमन पैदा हो जाए, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा। अगर आज़ाद कश्मीर के शहरी निकल आए और बहुत बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बना लिया तो फिर मुतालबात पे भी बात होगी, मुज़ाकरात भी दोबारा होंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर आज अवाम ना निकली और अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग अकेले रह गए तो फिर याद रखिएगा जो जो लोग इस कमेटी के अंदर शामिल थे या जो लोग भी इसके साथ काम करते रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा हौलनाक और खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन होगा। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने होते हुए देखा गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान में, उससे मिलती जुलती या उससे ज़्यादा शिद्दत की चीज़ें हम होती हुई देखेंगे आज़ाद कश्मीर में। तो आज के दिन के ऊपर सारा इन्हिसार है। देखिए, हमारी सारों की ज़िंदगी में ना कभी ये मौका आता है कि हमें फैसला करना पड़ता है। ये बात मैं आज़ाद कश्मीर के शहरियों से कर रहा हूँ, हर एक की ज़िंदगी में आता है। इमरान खान की ज़िंदगी में मौका आया, उसको फैसला करना था कि वो किस रास्ते पे चलेगा, तो उसने अपना रास्ता चुन लिया। उसने कहा जी मैं हकीकी आज़ादी लूंगा और मैं इनके सामने हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं डरूंगा और इनका मुकाबला करूंगा। तो इमरान खान ने अपना रास्ता चुन लिया। मेरे सामने जिंदगी में बार बार ये मौका आया, जब जब मैंने अपने दिल की सुनी, अपने ज़मीर की सुनी, मुझे नुकसान जरूर हुआ लेकिन कभी मुलामत नहीं हुई, पछतावा नहीं हुआ। हाँ, नुकसान जरूर हुआ, यानी मैं खुशियां खरीद सकता था लेकिन इत्मीनान चला जाता। तो मेरे साथ आज जो भी है, हो सकता है मैं ज्यादा खुश ना हो लेकिन मैं मुतमईन हूं कि जो मैंने किया वो ठीक किया, जो मैंने किया वो मेरे दिल की आवाज थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक फैसला कर लेते हैं वक्ती तौर पे कमजोर पड़ के, वक्ती तौर पे किसी मुसीबत से बचने के लिए आप फैसला कर लेते हैं। वो एक कमजोर लम्हा आपका पीछा करता है, फिर वो आपको नहीं छोड़ता, जिंदगी भर का एक पछतावा रहता है। तो उस पछतावे से बचने से बेहतर है कि मौके के ऊपर अपने जमीर की आवाज सुनी जाए, वो फैसला किया जाए जिस फैसले में पछतावे का अंसर ना हो, बाद में आपको पछताना ना पड़े, आप फख्र कर सके अपने ऊपर कि ठीक है नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है मेरे पैसे जाया हो गए, मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, मुझे खुद कुछ सेहत के मसाइल आ गए या कुछ भी हुआ, लेकिन कम से कम मैंने जो किया मैं उस पर मुतमईन हूं। तो ये जिंदगी में सबको मौका मिलता है, हर एक को मिलता है। आज ये आजाद कश्मीर वालों का मौका है कि वो ये फैसला करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी से अपने आप को आजाद करेंगे। आज कश्मीर के लोगों ने फैसला करना है कि वो अपने बच्चों को किस तरह का कश्मीर देकर जाना चाहते हैं। क्या उनके बच्चों के कश्मीर में भी ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे या उनके बच्चे एक महफूज और निस्बतन आजाद कश्मीर के अंदर होंगे जहां पे वो अपने फैसले खुद कर सकेंगे, उनके फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज एक बड़ा अहम दिन है जहां कश्मीरी फैसला करेंगे कि वो अपने हुकूक पे सरेंडर करेंगे
या अपने हकूक पे डाके को आइंदा के लिए बंद करवाएंगे। नाज़रीन, कुछ अफवाहें चलाई जा रही हैं और ये सोशल मीडिया पे और दीगर जराए से आज़ाद कश्मीर में खबरें फैलाई जा रही हैं। खबरें ये फैलाई जा रही हैं कि कोई कह रहा है कि कॉल मुअख्खर हो गई, कोई कह रहा है कि ये हो गया, कोई कह रहा है कि वो हो गया, कोई कह रहा है कि आदत में फला बंदे पकड़े गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की सारी क़यादत है वो महफूज है और वो आपस में किसी ना किसी तरह राब्ते में भी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर लॉन्ग मार्च कामयाब होता है तो ये सारे लोग अवाम के बीच में आ जाएंगे और वो दिखाई भी देगा उस वक्त। और नंबर 3, अभी तक एहतजाज की कॉल को मुअख्खर नहीं किया गया, यानी एहतजाज को कैंसिल नहीं किया गया। अभी तक 9 जून का एहतजाज अमली तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी कॉल अभी तक खत्म नहीं की गई। और ये जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहां से ये खबर बार बार दी जा रही है कि अफवाहों पे आप कान ना धरें। मार्केट में बहुत सारी लॉन्ग मार्च के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मगर ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इनके ऊपर कान मत धरें और आप फोकस रखें 9 जून के अपने एहतजाज के ऊपर। नाज़रीन, हमने आज कुछ मनाजिर बरतानिया में भी देखे जो अजीब मनाजिर हैं। हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे माजी में कभी कि ऐसा भी होगा, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, हमने बहुत सारी चीजें पहली मर्तबा होते हुए देखी। तो आज एक और नई चीज हमने होते हुए देखी कि वो कश्मीरी नौजवान और कश्मीरी शहरी जो आज़ाद कश्मीर के हैं, जो रहते हैं बरतानिया में, वो जो एहतजाज किया करते थे इंडियन एम्बेसी के बाहर जाकर, और वो भारत के खिलाफ एहतजाज किया करते थे हमेशा से, इस बुनियाद पर कि भारत कश्मीरियों के हकूक गसब कर रहा है, वो सारे लोग आज पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे थे। ये इंतहाई अफसोसनाक मनाज़िर हैं और पाकिस्तान को यहां तक लाए एस्टेब्लिशमेंट के फैसले। यानी टॉक शो के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं, मुक्तदरा एस्टेब्लिशमेंट आप यही बोलते हैं ना, वो टॉक शो के अंदर मैसेजेस करके बता रहे हैं कि जनाब हम तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम तो 12 सीटें भी रखेंगे, हम तो इनके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे, हम इनको मुंह भी नहीं लगाएंगे। और वो जो वजीर आजम है फैसल राठौर, वो इनके मुताबिक अपना मौक़िफ़ भी बदल लेता है। अब एक और खेल भी हुआ आज। फैसल राठौर ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर का, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बताया कि जो खेल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खेल रही है आज़ाद कश्मीर में, या तो आप इलेक्शन मुलतवी करवा दें कि इलेक्शन ही ना हो वहां पे, और अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ और अपने शेड्यूल के मुताबिक हुआ, जो कि जुलाई के आखिर में होने जा रहा है, 1 महीना और कुछ दिन उसमें बाकी हैं, और अगर तो इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में होता है तो हम अपने हलकों में भी नहीं घुस सकेंगे इसके बाद, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी का वहां पर वजीर आजम बनाया गया, फैसल राठौर उसका नाम है, और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से चलता है। तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने बताया, और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार सहाफियों को, मुख्तलिफ दानिश्वरों को और मुख्तलिफ जगहों पे ये इंफॉर्मेशन फैसल राठौर और उनके लोगों की जानिब से फीड की जा रही है कि जनाब ना तो मैं कलअदम करने के हक में था, ना जनाब मैं कोई उनके ऊपर गोली चलाने के हक में हूं, ना मैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करने के हक में हूं, मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता था, लेकिन ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। तो आप जनाब ये खबरें चलाएं, आप जनाब ये दावे करें टीवी के ऊपर, और खुद मुंह से एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। तो ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं कि इनके लिए जनाब बयानिया बनाया जाए कि फैसल राठौर बेगुनाह है, नवाज शरीफ बेगुनाह है, जरदारी बेगुनाह है, और ये सारा कुछ जबरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, और ये तो बेचारे रोटी को चोची कहते थे। ऐसा नहीं है। मैं कुछ चीजें रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं और मुझे आज़ाद कश्मीर के लोग मेरी तस्हीह कर सकते हैं। आप खुद बताएं मुझे, यहां कमेंट करके आप बता दें कि क्या नवाज शरीफ ने या जरदारियों ने, शरीफों ने या जरदारियों ने, किसी ने भी अभी तक मजम्मत की है जो रावला कोर्ट में कत्लेआम हुआ या जो ऑपरेशन हुआ उसकी, या एक अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने पर इन्होंने कोई मजम्मत की हो या कोई स्टेटमेंट दिया हो इस अमल के खिलाफ? तो ना नवाज शरीफ बोला, ना जरदारी बोला, और ना इनके खानदान बोले, और ना इनकी पॉलिटिकल पार्टीज बोली। तो ये तो बेनिफिशियरी है सारे खेल के। ये पब्लिक को बावर करवाते हैं कि जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पब्लिक को कहानी कोई और सुना देते हैं। लेकिन ये गए हैं कलअदम करार देने का, या ये जो 4th शेड्यूल में नाम डाल दिए गए, ये सारी चीजें खत्म की जाए। नंबर 4, शोहदा का जो नाहक खून है उसका हिसाब दिया जाए, मुकदमा दर्ज किए जाए, और जितने भी लोग कैद हैं सियासी नुक्ता नजर से जिनका इख्तलाफ था उन्हें कैद कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। हमारे अपने एक साथी अहमद फरहाद साहब इसमें इस वक्त कैद में हैं और बड़ी तकलीफ में हैं, वो बीमार भी थे, उन पर बहुत दबाव डाला गया कि तुम एक वीडियो बनाओ और घर जाओ। उन्होंने इनकार कर दिया, वीडियो मैं नहीं बनाता। बहुत दबाव डाला एजेंसियों ने उन पर, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। तो वो कह रहे जी कि जो जितने कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए, और फिर आखिरी ये है कि जितने पुराने मुतालबात थे वो सारे मुतालबात मंजूर होंगे तो हम मुज़ाकरात की टेबल पे अब बैठेंगे। वो मुतालबात क्या है ये हम सब जानते हैं। उनके 38 मुतालबात थे, जिनमें मेन और बड़ा मुतालबा ये था कि आप नोटिफिकेशन के जरिए से ये जो नशिस्तें हैं जम्मू कश्मीर वाली, इनको खत्म कर दें।
या इनका किरदार खत्म कर दें हुकूमत बनाने और गिराने में। अब ये बड़ा जायज मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनती है, बाहर से आ जाते हैं बंदे और वो आके हुकूमत बनाते हैं और गिराते हैं। अगर ऐसे ही पंजाब में हुकूमत बन रही हो और सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर हुकूमत बनाएं और गिराएं तो कैसा लगेगा। लेकिन कश्मीर का एक मसला बड़ा हसास भी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहाँ पे इस्तिस्वाब राय होना है। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर के लोग मुहाजिरीन आए हुए हैं वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कैसे बना और गिरा सकते हैं। अगर उन्होंने हुकूमत बनानी और गिरानी है तो मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने और गिराने में उनका रोल होना चाहिए ना। अपने अपने इलाके में हर बंदे का वोट होता है, मसला यहाँ पे भी नहीं है। अगर वो इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर हो और कश्मीरी ही वोट डालें तो फर्क पड़ता है। लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता नहीं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदों को ले आती है बाहर से और उनके जरिए से हुकूमतें बनाती है, हुकूमतें गिराती है, उनको वजारतें देती है, अहम तरीन वजारतें उनको दी जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका कोई हल निकल नहीं रहा था। बहरहाल लोगों के मनाजिर नजर आ रहे हैं, अलग अलग सड़कों पे बड़ी तादाद में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रावला कोट जा रहे हैं और रावला कोट जाकर ये अपने मुतालबात के हक में फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। इनको रोकना कैसे है वो मैं बताता हूँ। अभी ये क्या कर रहे हैं, सेक्टर कमांडर और बिलावल, ये जो आखिरी मरहला हुआ मुज़ाकरात का, ये लोग गालिबन मुजफ्फराबाद में थे। कुछ लोग मुजफ्फराबाद में थे, कुछ लोग रावला कोट में थे और कुछ लोग टेलीफोन के ऊपर या ऑनलाइन इनके साथ राब्ते में भी थे, फैसिलिटेट किया गया था। मिसाल के तौर पे आईनी माहिर हैं आसिफ साहब, मियां आसिफ, ये कानूनी नुक्ता नजर से मुशावरत कर रहे थे। तो इन्होंने कहा जी कि आप ऐसा कर लें कि एक नोटिफिकेशन जारी करवा दें। लेकिन फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे हट गई, जो बातें तस्लीम हुई थी उनसे भी पीछे हट गई। अफशा कियानी साहिबा जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो भी यहाँ पे मौजूद थी। फिर जो एक PUF है उसके चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद थे और फिर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी थे। एक अजीबोगरीब चीज हुई है जो मुझे आज पता चली और मैं ये चीज कभी कहना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मसला बन गया है, कश्मीर का मसला बन गया, मसला बहुत हसास है, तो इस पे सबको तवज्जो देनी चाहिए। खासतौर पे आर्मी चीफ को जरूर देखना चाहिए और वजीर आजम को भी देखना चाहिए कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के बीच में क्या चल रहा है। ब्रिगेडियर फाइक के हवाले से मुझे सोर्सेज ने यह बताया कि उन्होंने ये गिला किया ब्रिगेडियर फाइक ने कि आप MI के कहने के ऊपर ये एहतजाज कर रहे हैं, आप MI के कहने के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, आपके पीछे MI का हाथ है। ये ताना उन्होंने दिया, MI आपको बैक करती है, इनके कहने पर आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो ये एक सर जंग चल रही है मिलिट्री इंटेलिजेंस में और ISI में। ये बहुत सारे लोग पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं और बार बार इसके ऊपर बात होती है कि जनाब इस वक्त जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है और जो ISI है इनके बीच में एक सर्द जंग जारी है, इख्तियारात के लिए, ताकत के लिए, आने वाले ओहदों के लिए। तो अब ये जो और दोनों लोग जो है वो आसिम मुनीर के तो बहुत करीब है, लेकिन मामला ये है कि कौम तनख्वाह इनको आपस में लड़ने के लिए नहीं देती। हम पाकिस्तानी जो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो पैसा हम इसलिए नहीं देते आपको कि आप लोग आपस में लड़ाई करें या एक दूसरे से मुकाबला करें। हम आपको पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, नौकरी देते हैं इसलिए कि आप हमारे दुश्मन से मुकाबला करें और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएं। दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कहीं पे भी कंट्रोल नहीं हो रही और आप आपस में लड़ रहे हैं ज्यादा इख्तियार और ज्यादा इख्तियार और ज्यादा कंट्रोल के लिए। तो इदारा जाती कंट्रोल की इस लड़ाई में आप पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। आपने मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना था, आप आपस में मुकाबला कर रहे हैं। ये एक चीज सामने आई, मेरे लिए हैरान कुन भी थी, परेशान कुन भी थी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या एजेंसियों का आपस में ऐसा मुकाबला चल गया कि एक कहती है निकलो, दूसरी कहती है ना निकलो। ये माजी में चीजें होती रही हैं और बहुत अफसोसनाक है। इसको फौरन, अगर तो ऐसा कुछ है तो इसको फौरन रोकना चाहिए। मुझे आजाद कश्मीर के लोगों ने ये बात बताई है। 14,000 पुलिस वाले पंजाब से अब निकाले गए हैं और उन्हें पहुंचाया गया आजाद कश्मीर में। ये क्या करेंगे? इलेक्शन चोरी करेंगे, मार कुटाई करेंगे और क्या करेंगे? और इनको आता क्या है? यही करना आता है। लेकिन एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया पंजाब में। खास तौर पे 3-4 अजला ऐसे हैं जहां पे काफी बेचैनी पैदा हुई पुलिस में कि हमें तो बहुत सख्त हालात का सामना है। पहले ही हमारे नाकों के ऊपर हमें पुलिस की पहले ही नफरी कम है, पहले ही हम यहाँ डबल ड्यूटियां करके दहशतगर्दी से बच रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ अजला हैं जैसा DI खान, टांग और ये ऊपर वाले जो अजला बन्नू वगैरह, इनके साथ नीचे जो पंजाब के अजला लगते हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हो चुके हैं और इस बात का हर वक्त खतरा रहता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है वहां से पंजाब के अंदर दहशतगर्द दाखिल होंगे। और अब सूरत हाल ये है कि मियाँ वाली, भक्कर, लिया, DG खान, इन जगहों पे पुलिस के अंदर एक बेचैनी है कि हमारी नफरी कम हो गई है, यहाँ से नफरी को उठाकर आजाद कश्मीर ले गए हैं, तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम एक लगातार कोशिश कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू कैसे करें। लेकिन वहां पे भी एक पूरा इलेक्शन चोरी करना है, वहां डिमांड आई हुई है कि जनाब बंदे भेजे।
अब बिलावल ने एक नई ट्रक की बत्ती दी है आजाद कश्मीर के लोगों को। बिलावल ने कहा जनाब के सच कमीशन एक बनाया जाए, मैं उसका मुतालबा करता हूं और मैं ये तजवीज दे रहा हूं, लेकिन मुझे कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया जा रहा। यार बिलावल, हम बेवकूफ हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं। भाई तुम्हारी हुकूमत है, वहां पे बना लो कमीशन। या बिलावल को कमीशन बना के किसने देना है? आजाद कश्मीर एक अलग खित्ता है, एक अलग मुल्क बना हुआ है। वो आजाद कश्मीर याद रखिएगा पाकिस्तान का सूबा नहीं है, एक अलग कंट्री है जहां का सदर और वजीर आजम होता है, और वो बिलावल का है। तो बिलावल को अगर वहां कोई कमीशन बनाना है तो बिलावल को कौन रोक सकता है? बिलावल बुलाए उसको, फैसल राठौर को, अपने वजीर आजम को, और सबको इकट्ठा करके बोले कमीशन बनाओ। इन्हें कमीशन बनाना पड़ जाएगा, फौरन बना देंगे। बात यह है कि बिलावल बेवकूफ बना रहा है सबको, और वो ये कह रहा है कि जनाब हम कमीशन बनाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक सच्चाई पर मबनी एक कमीशन बनाया जाए जो सच सामने लेकर आए, चीजों को ठीक करे। तो वो कमीशन बनाने का मेरा मुतालबा नहीं माना जा रहा। डूब के मर जाना चाहिए, मुतालबा नहीं माना जा रहा भैया आपका। क्योंकि मुतालबा आप कर किससे रहे? आपकी अपनी सरकार है वहां पे, आपकी हुकूमत है वहां पे। तो हुकूमत भाई तुम्हारी है, तुम ही लोगों ने ये सारा कुछ किया है, तुम ही फोर्सेस लेकर गए हो, तुम ही ने ऑपरेशन किया है, तुम ही ने कलदम करार दिया है, तुम ही ने जो है वो लोगों के सरों के ऊपर इनाम रखा है। ये सारा जुल्म और बर्बरियत तुमने की है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ट्रक की एक नई बत्ती दे रहा हूं, इसके पीछे लग जाओ सारे कि जनाब हम एक कमीशन बनाएंगे? लोग बेवकूफ थोड़ी है, रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से ना एक और बड़ी अच्छी चीज मैं नोट कर रहा हूं, बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है कि नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले आजाद कश्मीर के मेरे भाइयों को या आजाद कश्मीर के लोगों को आजकल गद्दार नहीं कह रहे। वरना आजाद कश्मीर के लोगों को गद्दार कहा जाता था, शरपसंद कहा जाता था, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को कहा जाता था कि ये राव के साथ, इंडिया के साथ मिले हुए हैं और ये इंडिया से पैसे लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनको पैसे तो बरतानिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फंडिंग कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होती है। तो ये क्योंकि बरतानिया के अंदर ही रहते हैं सारे के सारे बहुत बड़ी तादाद में, और बरतानिया से पैसा आता रहता है आजाद कश्मीर में, तो उसमें से इनको चंदा भी मिल जाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। लेकिन राव फंडिंग करती है नरेंद्र मोदी या अजीत डवल जो है वो फंडिंग करते हैं, वो नहीं है। ये झूठ है, सारा बकवास है, ऐसी कोई चीज नहीं है। थोड़े दिन पहले ये इनको इंडिया का एजेंट कह रहे थे, अब नहीं कह रहे। अब इसलिए नहीं कह रहे कि इन्होंने लोगों से वोटें लेनी है, और वोट लेने के चक्कर में अब ये कश्मीरियों पे गद्दारी के फतवे नहीं लगा रहे। हाँ, जब इलेक्शन हो जाएगा, जब बिलावल को और पीएमएलएन को ये हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी, इन दोनों में से एक को देनी है, तो जब इनको हुकूमत बनाकर दे दी जाएगी तो उसके बाद दोबारा कश्मीरियों के ऊपर या ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर फतवे लगाए जाएंगे। वो कहते हैं ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इनमें से किसी को भी 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी, और वो यही कहेगा कि जनाब अगर मेरे पास अक्सरियत होती तो मैं आपके मुतालबात पूरे कर देता। ना होगा 9 मन तेल और ना ही राधा नाचेगी, ये यही कहेंगे बार बार। बाद में बिलावल भी ये कहेगा मैं बहुत अच्छा नाचता, मेरे पास 9 मन तेल नहीं है। अगर मेरे पास 9 मन तेल यानी मेरे पास अगर होती 2/3 अक्सरियत तो मैं जरूर आपको नाच नाच कर दिखाता। तो फिर वो एक और कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी कहावतें याद आ रही है। भारत ये तो है जनाब आजाद कश्मीर की सूरत हाल, लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाए जरा खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खानम, वो एक एक करके अलग अलग इलाकों में जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और खैबर पख्तूनख्वा के एक एक जिले में, एक एक इलाके में उन्हें अवाम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं इमरान खान की बहनों के लिए, और उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि किसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाए, और इसके लिए वो कोशिश करना चाहते हैं। अलीमा खानम ने मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर, क्योंकि ये अब गई हैं एबटाबाद वाली साइड पे, बटग्राम में भी गई हैं, और कुछ और एरियाज का भी विजिट किया है जहां पे भी गई, बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां पे इकट्ठे हुए। तो अलीमा खानम ने कहा कि इनके भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा। वो तो बड़े पैमाने पे एहतजाज कर, एक तरफ जनाब पीटीआई कह रही है हम 5 अगस्त को जलसा करेंगे, अलीमा खान कह रही हैं कि जनाब हम अपने भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को एक फैसला कुन मार्का करेंगे। अब ये दोनों की बातों में बहुत फर्क है। पीटीआई एक दिन का शो करना चाहती है, जलसा करो निकलो बस, जज्बाती तकरीरें कर देंगे, 4 5 10 ऐलान कर देंगे, वो ऐलान के ऊपर अमल दरामद होना है नहीं होना बाद में देखी जाएगी, दिन निकल जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे जब इमरान खान साहब की आंख खराब हुई तो इन्होंने इंडोर एहतजाज किया था, 4 दीवारी के अंदर बैठ के। लोग जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम घरों को चले जाएंगे। लोग ठंडे हो गए, ये घरों को चले गए, कई महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं किया। जैसे बजट पास करवाने की बारी आई तो वो भी करवा दिया, सारा कुछ करते हैं ये। मिलिट्री ऑपरेशंस जिनके इमरान खान खिलाफ था ये खुद करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। ड्रोन हमले जिनके इमरान खान खिलाफ था उसके खिलाफ एक भी एफआईआर ये दर्ज नहीं कर पाए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अभी ये एक जलसा करेंगे, पहले इन्होंने स्टेडियम के अंदर रख लिया था, मुझे लगता है वहां पे भी इजाजत नहीं मिली। अव्वल तो मैं उसके खिलाफ था कि यार आप इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर है, आप स्टेडियम के अंदर उसको वापस धकेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेडियम की भी इनको इजाजत नहीं मिली, और इन्हें कहा गया जनाब बाहर। मोहसिन नकवी साहब है ना स्टेडियम्स के मालिक हैं, वैसे ही आपको पता है क्रिकेट उनके पास है, तो शायद इनको स्टेडियम की इजाजत नहीं मिली। मोटरवे के पास कहते हैं खुला मैदान है, वहां पे अब हम करेंगे जलसा। ठीक है जी, करें जलसा, और जलसा करने के बाद बताएं आप करना क्या चाहते हैं।
क्योंकि अवाम अब बहुत गुस्से में है। लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इक्तदार के लिए एक टोले ने इस्तेमाल कर लिया इमरान खान साहब की मकबूलियत को और उसको जेल में छोड़ दिया बेचारे को, अकेले को। अलीमा खानम कहती है जी हम एक